पाकिस्तानी को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो इंडियंस को है? कुत्ते की पूंछ है। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल में 15 साल से भी ऊपर बिताया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने वो दौर देखा है जब आप इंसर्जेंसी के पहले भी वहाँ रहे हैं? 1989 में 1989 में आपको मालूम है कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, मिलिटेंसी शुरू हुई और मैं 1985 से 88-89 तक वहीं था। सियाचिन में क्या वेदर कंडीशंस होते हैं? एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, क्या वो मेन दुश्मन है? मौसम खराब है या दुश्मन खराब है, हमारे लिए तो सब बहुत आनंददायक है। न मौसम से डरते हैं न दुश्मन से डरते। हम बदला दुश्मन का वहीं लेंगे जहाँ पे उसने कोशिश की कि जो इन्फिल्ट्रेशन पार्टी आती है, जो मिलिटेंट अंदर है, उनके लिए तनख्वाह लेकर के आती है, उनकी चिट्ठियाँ लेके आती हैं, उनके लिए ड्रग्स लेकर के आती हैं और फिर जो मिलिटेंट अंदर आ जाते हैं उनके कमांडर्स के साथ मिल करके फिर एक पार्टी छुट्टी के लिए भी बाहर निकलती है, वो एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। तो मेरे पास एक्सफिल्ट्रेशन का एक ग्रुप फंस गया। इंडियंस जो पाकिस्तानी के बारे में सोचते हैं और जो हकीकत भी है, कभी तो सुधरेगा। बताइए एक ऑपरेशन के बारे में। 1990 में फर्स्ट हाफ में था, समय का कोई पता नहीं था, लेकिन दुश्मन जब चाहे मर्जी फायर करना शुरू कर दे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बात कर रहा था और गोले मेरे पास ही आके गिरे। एक मूवीज वर्सेस रियलिटी का मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मूवीज बनी है इसमें सच्चाई कितनी है? उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, वेरी क्लोज, ये एक्चुअली हुआ था। धुरंधर, और वेरी वेरी क्लोज, ये वो एक फिल्म है जो कि रियलिटी के बहुत क्लोज है। इनका जो मिलिट्री कंसल्टेंट है इस मूवी का, वो मेरी अपनी यूनिट का ऑफिसर है, कर्नल भूपेंद्र शाही। क्या कभी गलती से आपने किसी इनोसेंट की जान ली? दिल से तो कभी नहीं चाहा, लेकिन हाँ, ब्रिगेडियर जीवन सिंह राजपुरोहित ने इंडियन आर्मी में 37 इयर्स तक सर्व किया। उन्होंने ऑपरेशंस लीड किए सियाचिन ग्लेशियर्स में, जहाँ पे टेम्परेचर्स -40 to -60 डिग्रीज तक होते हैं, और उन्होंने ऐसे बोन चिलिंग एक्सपीरियंसेस बताए हैं जिनको आप सुन के ना हैरान हो जाने वाले और आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे। उन्होंने एक्सप्लेन किया इंडियाज़ बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना टू मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया एंड इंटरनल डिविजन्स। कौन सा कारण है और क्या चल रहा है हमारे कंट्री में, एंड हमारे इंडिया के 80th इंडिपेंडेंस डे में इससे पावरफुल एपिसोड हो ही नहीं सकता। सो कम एंड वॉच विथ मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। कैसे हैं आप ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी? थैंक यू शिविका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टॉकिंग हियर ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। सबसे पहला सवाल जो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ डज इट फील जब आप वो बंदूक उठाते हैं और टेररिस्ट को एक गोली से उड़ा देते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे सनातन में या एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण्स हुए थे जो पैदाइशी ब्राह्मण वर्ण से थे, लेकिन उनकी कर्मशाला, उनकी कर्म स्थली क्षत्रिय की थी। वही हाल कुछ मेरा है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, क्षत्रिय मैंने अपना धर्म अपनाया। तो मेरा जो वर्ण कहता है, सोल्जर का जो वर्ण कहता है, वो मेरा धर्म कहता है दुश्मन का विनाश। और जब दुश्मन का विनाश, तो गोली चलाने में हिचक क्यों? क्या कभी गलती से आपने किसी इनोसेंट की जान ली? दिल से तो कभी नहीं चाहा, लेकिन हाँ, मिलिट्री ऑपरेशंस हमने बहुत किए हैं कश्मीर के अंदर, यूएन मिशन कंबोडिया के अंदर, और इन सब ऑपरेशन में विशेषकर कश्मीर में जो टेररिस्ट के खिलाफ हमने ऑपरेशंस किए, उसके अंदर कई दफ़े जाने अनजाने में कुछ साइड में नुकसान हो जाता है। जैसे कि अगर हमने गांव को घेरा हुआ है, मिलिटेंट अंदर है, अब गांव वाले तो गांव छोड़ के थोड़ी भाग सकते हैं। अब गांव वाले अगर अंदर हैं, हमने घेरा डाला हुआ है, मिलिटेंट ने उनको दबा रखा है, गोलीबारी चल रही है, और अगर कोई हताहत हो जाए तो वो नुकसान हमको झेलना पड़ता है। ऐसे कई दफे हो जाता है। जिस घर के अंदर टेररिस्ट है उस घर को गिराना पड़ता है, वो भी तो नुकसान ही है ना। हम नहीं चाहते कि नुकसान हो, और भारतीय सेना तो विश्व में जानी जाती है इसी काम के लिए।
कि हम कभी भी किसी भी बेगुनाह को, इनोसेंट को कभी ना मारें। हम कहते हैं कि बेगुनाह को बचाने के लिए अगर एक गुनहगार भी निकल जाए वो भी मंजूर है, लेकिन बेगुनाह को ना मारे। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल में 15 साल से भी ऊपर बिताया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने वो दौर देखा है जब आप इंसर्जेंसी के पहले भी वहाँ रहे हैं, आपने उन वादियों को देखा है कश्मीर में, और उसके बाद जो हवा पानी चेंज हुआ वहाँ का रुख बदलते हुए आपने वो भी देखा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिल को छूने वाला सवाल है ये कि मैंने कश्मीर में जन्नत देखी है। 1989 में, 1989 में आपको मालूम है कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस हुआ, मिलिटेंसी शुरू हुई, और मैं 1985 से 88-89 तक वहीं था, उड़ी के इलाके में, जो बारामूला का सेक्टर है। इतना खूबसूरत सेक्टर, इतना खूबसूरत इलाका, इतने अच्छे लोग, इतने कोऑपरेटिव लोग। मैं कहता हूं कि इंसर्जेंसी के समय में या अभी भी आप कश्मीर में डाउनटाउन में जाकर के दिखा दीजिए। मेरे ख्याल से आप तो गई भी हुई वहां। हाँ, मैं गई। आपने देखा है डाउनटाउन। हाँ, देखा। तो डाउनटाउन में जाना, उन कश्मीरियों के साथ बैठ करके वहां की चाय पीना, उनके साथ बैठ करके वो कारपेट्स देखना या फर्नीचर देखना या उनके वो अखरोट खाना उनके साथ, दोस्तों के साथ मिल करके, वो अब संभव नहीं है जो तब संभव था। हम लोग जम्मू से बैठते थे और श्रीनगर को क्रॉस करके उड़ी तक एक दिन में पहुंचते थे। जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है, लोगों को नुकसान, सेना का ऑफ कोर्स मिलिटेंट्स के साथ में भिड़ंत, ये होता रहता था। और इस लिहाज से सुरक्षा चक्र जो है, पूरे कश्मीर वैली का सुरक्षा चक्र बहुत मजबूत हो गया, और उसके साथ साथ में इंडिपेंडेंस भी कम हो गई। हम तो वहां पे डल लेक के अंदर फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करते थे। अब देख लीजिए, न शूटिंग है, न कहानी है। उस जन्नत को वापस लाना, तैयार करना, मेरे ख्याल से ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज जब हम एज टूरिस्ट जाते हैं तो दिल में बहुत चोट पहुंचती है जब हम इतने चेक पॉइंट्स देखते हैं, और आई थिंक वो डिज़र्व कोई भी, और वो भी इतना सुंदर स्टेट डिज़र्व नहीं करता है। बिल्कुल। अब देखिए, पिछले साल अप्रैल में जो घटना हुई, 22 अप्रैल वाली, जहाँ पे हमारे 26 लोग मारे गए, धर्म जात नाम पूछ करके उनको मारा गया, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। और ऐसे हालात के अंदर मेरे ख्याल से नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए एक मैं कहूं कि एक किस्म का सख्ती बरतना, लोगों को कंट्रोल डायरेक्शन में रखना, सुरक्षित दायरे के अंदर रखना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही टूरिस्ट या कोई और सेफ इलाके से खुल करके अगर कहीं और जाना चाहता है, तो उस इलाके का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी घर से कोई भी लड़का गन लेकर आए, आपको गोली मार दे, पता नहीं चलता है। परसों की बात, 1 तारीख की बात है, 2 नौजवान लड़के लेबरर का काम कर रहे थे। उनको टेररिस्ट ने आया, घरवाली से बात किया, 10-15 मिनट बात किया, और वो जब पानी लेने गई, पीछे से उसने 2 लड़कों को मार दिया। ये भी 1 अगस्त की बात है। हाँ जी। अब ऐसे हालात के अंदर दिल के अंदर एक सस्पिशन रहता है, एक डर रहता है कि निकलूं बाहर कि ना निकलूं। और सिविल लोग हैं, इनोसेंट हैं, अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, भविष्य बनाने जाते हैं, और इस व्यू को लेकर अगर कश्मीर में जाए, वहां काम करना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। टूरिस्ट के लिए जो कभी एक सपना होता था कि मुझे डल झील के अंदर शिकारे में जाना है, शिकारे में बैठ के घूमना है, वो अभी बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि जब से पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि चेंज आया है, लेकिन ये चेंज अभी भी पूर्णतः पूरा चेंज नहीं है। एक अंडर करंट चलता रहता है। उस अंडर करंट को समझना, उस पूरे माहौल को बदलना, समाज को वापस उसी जन्नत वाली हालात में लाना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और सूनर देन लेटर भारतीय सेना, भारतीय डेमोक्रेसी ये कर पाएगी। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 1 अगस्त का जो इंसिडेंट है हमें ये बताता है कि ये काफ़ी अनसर्टेन टाइम्स हैं। तो LOC में सबसे डेंजरस क्या है? ये जो अनसर्टेनिटी आपने कहा कि कभी कोई निकले और किसी ने आके आपके साथ आपको बुलेट मार दी, वही
एनिमी की गोलियां, अनसर्टेन सिचुएशंस, वेदर, क्या है इसका असली? आपने मेरे ख्याल से 3 मुद्दों पर बात की। हाँ। कि गोली का डर ज्यादा बड़ा है, मौसम हालात, जमीन, बर्फ, पहाड़, जंगल, ये सब है वहां पे, ये ज्यादा खतरनाक है, या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं देखूं आम जनरल एक सैनिक के तरीके से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ा है, उसे खड़ा तो 24 घंटे रहना है, चाहे गोली आए तब भी खड़ा है, हाँ। मौसम खराब हो तब भी खड़े होना है। हाँ। अब तीसरी जो चीज रह गई है अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी। मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तानी आर्टिलरी कब फायर शुरू करेगी, मुझे पता नहीं है, सोल्जर होने के नाते बॉर्डर पे खड़ा हूं, अपने गार्ड पे खड़ा हूं, कि मेरे आसपास मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट कब होगा। अब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये मैं बिजनेस वर्ल्ड के जिसको हम बोलते हैं ना वूका वर्ल्ड, वो वूका वर्ल्ड वहां पर है एक्चुअली, कि हालात ऐसे हैं कि यू कांट से एनीथिंग। कब टेररिस्ट आएगा, कोई डेट एंड टाइम देकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के तो आता नहीं है वो। हाँ। वो आएगा, अंदर घुसना चाहता है, और वो सबसे दुर्गम इलाका पकड़ेगा, हाँ। जहां पे फॉरेस्ट हो, खाई हो, पहाड़ बहुत मुश्किल हो, वहां से आने की कोशिश करेगा। हम सारे गैप्स कवर करके रखते हैं, लेकिन मौसम का हालात, जगह का हालात करके इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो ये जो अनिश्चितता है अपनी जिंदगी की, टेररिस्ट के आने की, या अगर खबर मिल गई है और हमने उनको परसूट किया है, उनको चेज कर रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं मैं उसे कब मार पाऊंगा, 2 घंटे में, 2 दिन के अंदर। मैं एक ऑपरेशन में रहा हूं जहां हमको 7 दिन लगे, और बर्फ गिर रही थी इन 7 दिन। 7 दिन में हमने धीरे धीरे करके, उस दिन वो ग्रुप था 14 का, 8 लोग आए थे। ये कौन से दिन की बात है ये? ये आई रिकलेक्ट, आई वॉज इन पुंछ सेक्टर, और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रैकेट की तरह काम होता है, कि जो इन्फिल्ट्रेशन पार्टी आती है, जो मिलिटेंट अंदर है, उनके लिए तनख्वाह लेकर के आती है, उनकी चिट्ठियाँ लेके आती हैं, उनके लिए ड्रग्स लेकर के आती है, और फिर जो मिलिटेंट अंदर आ जाते हैं उनके कमांडर्स के साथ मिलकर के फिर एक पार्टी छुट्टी के लिए भी बाहर निकलती है, वो एक्सफिल्ट्रेट करते हैं। तो मेरे पास एक्सफिल्ट्रेशन का एक ग्रुप फंस गया था। एक्सफिल्ट्रेशन एज इन? वो हिंदुस्तान के अंदर जंगलों में है, और उनको छुट्टी दी जाती है कि ठीक है, तुम कुछ दिन जाके पाकिस्तान के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर कुछ दिन अपने परिवार के साथ गुजार के आओ। तो वो ग्रुप यहाँ से वापस उन इलाकों से निकलने की कोशिश करता है जहां से कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, जहां पे उनको लगता है कि मारे ना जाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, लोग मेरे साथ में थे, हालांकि मुसलमान थे, लेकिन कुछ चाचा, कुछ चाची, कुछ दादी वहां की, वो बूढ़े बुढ़िया मेरे दोस्त थे। और एक चाची मुझे एक स्लिप पकड़ा के गई कि आज रात 8 बंदे। तो वो इंफॉर्मेशन लेकर के मैं भागा, और उसी दिन मौसम भी खराब हो गया। ऐसे हालात के अंदर जब हमने उस ग्रुप को पहचान लिया, इलाका पकड़ लिया, ग्रुप को आइडेंटिफाई भी कर लिया, और पूरा हमने पहाड़ घेर लिया, तो हम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए थे। ग्रुप बीच में था, मौसम खराब हो गया था। हमने ग्रुप को देख भी लिया था कि रात को उसका एक संतरी बाहर निकल करके गौर भी कर रहा है, और उस ग्रुप को मारने में हमको 7 दिन लगे, क्योंकि एक बार जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो 2 तो हमने वहीं मार दिए। उसके बाद बाकी लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, और पहाड़ के अंदर इतने जंगल, गुफाएं और दुर्गम जगह है जहां पे कि एक अकेला बंदा आराम से छिप सकता है और किसी को पता भी ना चले। तो ऐसे हालात के अंदर अब आप पहाड़ को एक तरफ से सर्च करना शुरू करो तो बहुत समय लगता है। फिर जो गांव वाले अगर आपके साथ में है तो उनके बकरियों लेकर के बाहर लड़के बाहर जाते हैं, पानी लेने लेडीज बाहर जाती हैं, तो उनको तकरीबन पता होता है कि कुछ है गड़बड़ और इलाके में है। तो ऐसे मौकों पर आपके जो सो कॉल्ड सोर्सेस हैं वो बड़े मददगार होते हैं। और ऐसे हालात में हमने वो 7 बंदे हमने 7-8 दिन लिए जिनको कि हमने मारा। पर एक बार लग गए तो फिर छोड़ना थोड़ी है शिविका। नहीं, फिर तो बिल्कुल बिल्कुल मार ही देना चाहिए। तो जो आपने कहा ना कि ऐसे हालात पर दर्द नहीं होता,
तो मैं कहूँ रावण को भी तो राम ने मारा था, कौन सा दर्द हुआ, बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो ये तो टेररिस्ट हैं जो मेरे देश को बर्बाद करने आए हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। जब सियाचिन में आप थे उस दौरान इन दो ऑपरेशंस जो चल रही थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है एक हर इंडियन आर्मी के मन में और जहन में ये बात होती है कि वो सियाचिन ज़रूर जाए और एक बार एक्सपीरियंस करे उसे, तो आपका कैसा था? न केवल भारतीय सैनिक, मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ हर कोई भारतीय देखना चाहता है सियाचिन को। और सियाचिन के नाम पर एक बहुत बड़ा खौफ भी है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां पर लोग इन ऊंचाइयों पर एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, ऑक्सीजन, बैकपैक, पोर्टर और सब लेकर के जाते हैं। इन ऊंचाइयों पर 20,000 22,000 की ऊंचाइयों पर हम लोग अपना पिट्ठू, हथियार और अपना रक्सैक लेके चलते थे, और एक्सपीडिशन की बजाय हमारा स्वागत दुश्मन की गोलियों से होता था, और रहे, बहुत आनंद लिया। तो जैसा कि अगर हम उस अपने ऑडियंस को बताएं कि उसके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या होता है सियाचिन में, क्या वेदर कंडीशंस होते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ पे क्या है? वेदर है, आपके जो आप जिस लोकेशन पे है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना, क्या वो मेन दुश्मन है? कैसे इन हर्डल्स को आप देखते हैं? जरूर जरूर। वैसे तो जो मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने सियाचिन के बारे में पढ़ा होगा, उनके युद्ध पढ़े होंगे, लेकिन आम भारतीय को जिनको कि पूरा डिटेल में नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। सियाचिन एक ग्लेशियर है जो तकरीबन 75 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 74 किलोमीटर लंबा है और 2 से 5 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर है। यानी 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं चल रही हैं, वो बर्फ से भरी हुई हैं और उनके बीच के अंदर का नाला चल रहा है, वहीं से श्योक रिवर भी निकलती है। और इस सियाचिन ग्लेशियर का तकरीबन 75-80% हिस्सा इंडिया के पास में है और 20 से 25% पाकिस्तान के पास में है। बात उसने 1984 की थी, जब पाकिस्तान ने ये बुरी नज़र सियाचिन पे डाली और उन्होंने जो सियाचिन की कुछ एक ऊंचाइयां थी उनको जाके पकड़ लिया। अगर आपको ध्यान हो कि जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तब कहा गया था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाएगी और वहां से आगे जनरल लाइन पहाड़ी श्रृंखला मानी जाएगी। अब वो जो जनरल लाइन दी गई है वहां पे पाकिस्तानी आकर के बैठना शुरू हो गए, और जब हमको पता चला तो निश्चित तौर पर हमने तो जाना ही था, क्योंकि एक बार अगर उन पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन आ जाता है तो उसका लेह लद्दाख को आना बहुत आसान हो जाता है, और वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जो आपने बोला शिविका कि एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है, तो हम वो इलाका नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। इसलिए इतना डिफिकल्ट एरिया होते हुए भी हमें उसको सुरक्षित करके रखना है, पाकिस्तानियों को नहीं आने देना है। और ऐसे हालात में अगर आप कहें कि मौसम खराब है या दुश्मन खराब है, हमारे लिए तो सब बहुत आनंददायक है, न मौसम से डरते न दुश्मन से डरते। हम बदला दुश्मन का वहीं लेंगे जहां पे उसने कोशिश की है। और चूंकि मैं सियाचिन में रहा हूं, वो इलाका मैंने देखा है, बहुत मुश्किल है। आमतौर पे आप और मैं बहुत बढ़िया 20% 21% ऑक्सीजन के अंदर लेकर के बहुत खुश हैं। सियाचिन में तकरीबन 7 से 8% ऑक्सीजन है हवा के अंदर। यानी अगर यहाँ पर 20% है, वहां पर 7% है, तो आप मान लीजिए 3 गुना तो कम से कम है ही, 7 या 21, 3 गुना तो कम है ही। अगर आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे 100% है तो इसका 1/3 कर लीजिए आप वहां पे 30% 33% के आसपास एफिशिएंट रहेंगे। तो ये तो मौसम और हालात वहां पर है ही। दुश्मन के गोले रोजाना मिलते थे हमको, जिंदा रहे बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने भी फिर उनको वैसे ही डील किया। वी वर लकी, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। बताइए एक ऑपरेशन के बारे में जो आपके दिल के करीब है। मैं जब 1990 में फर्स्ट हाफ में था, तो रोजाना सुबह हम, समय का कोई पता नहीं था, लेकिन दुश्मन जब चाहे मर्जी फायर करना शुरू कर देता था। और एक बार ऐसे फायर के अंदर, जहां मैं, मेरी कंपनी थी
सेंट्रल ग्लेशियर के अंदर। वहाँ पर जब धुआंधार बारिश हुई इन गोलों की, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बात कर रहा था और गोले मेरे पास ही आके गिरे, तो एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि गया बॉस, थैंक यू हो गया। और मुझे भी ध्यान नहीं, जो ट्रेनिंग है जैसा आप बोल रही थी उसी के मुताबिक मैं टेलीफोन छोड़ करके बर्फ में घुस गया वहीं पे। और शायद वही वजह थी कि मैं बच भी गया, क्योंकि गोला गिरता है आधी दफे तो बर्फ में धंस जाता है, जहाँ पे सख्त बर्फ है वहाँ पे फिर गोले के छर्रे चारों तरफ जाते हैं, और उस लाइन में अगर आप आ जाते हैं तो वो छर्रा आपको लग सकता है। लकीली मैं बच गया। तो उसके बाद फिर मैंने तय किया, सीईओ से बात की कि सर अब मुझे ये बदला लेना है। और एज लक वुड हैव इट, अगले सप्ताह भर के अंदर मैंने उनकी एक ट्रेल देखी। मेरी पोस्ट से आगे ढलान थी, सामने नाला और बर्फ थी, दिन रात टेम्परेचर -40 -60 रहता था, लेकिन दुश्मन की जब वो ट्रेल देखी, कुछ सोल्जर्स आते हुए देखे, तो मैंने कहा इनको पकड़ा जाए। और वो मेरी नॉर्मल राइफल की रेंज या मशीन गन की रेंज से बाहर थे, तो मुझे आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करना जरूरी था। मैंने सीईओ से बात की, उन्होंने कहा आप एक गन ले लीजिए। वो गन इतनी इफेक्टिव नहीं थी। और फाइनली मैं बोफोर्स तक आया। मैंने सीईओ को बोला मुझे बोफोर्स चाहिए, तो उसने कहा पागल है तू, बोफोर्स इस तरह मिलती है, इतना इतना महंगा एक एक राउंड होता है, तुम ऐसे बर्बाद कर दोगे। मैंने कहा सर टारगेट मेरे को पता है, ओपी मेरे साथ में है, मैं ट्रेंड हूँ, आप भरोसा कीजिए। ही सेड यंग मैन गो हेड। सीईओ ने मुझ पर भरोसा किया, हमने टारगेट को आइडेंटिफाई किया, और बोफोर्स का जो तीसरा गोला था वो तकरीबन पोस्ट पे गिरा उनकी, और उसके ही आधे मिनट बाद में हमने धुआं देखा वहाँ पर। और मैंने कहा जब धुआं निकला है इसका मतलब टारगेट हिट हुआ है, या तो उसका पेट्रोल के बैरल्स को चोट लगी है या एम्यूनिशन को चोट लगी जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है। तो मैंने सीईओ को बताया सर गॉट इट, एंड नाउ वी स्टार्टेड प्रेसिजन फायरिंग। प्रेसिजन फायरिंग इज कि आप गोले को 5-5 मीटर शिफ्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टारगेट, उस रेंज पे जहाँ पे कि रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है। जो मेरे आर्टिलरी के एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं, मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा ओपी जो था जेसीओ बहुत अच्छा था, हम दोनों ने मिलकर के वो रेंजिंग किया, वो लिया, और जब 5-5 मीटर पे हमने मारना शुरू किया तो हमने और धुआं निकलता देखा, और उसके हमने तकरीबन 6 गोले इस्तेमाल किए। मुझे पता था कि देश के पास जो ये रिसोर्स उस समय में थी, बहुत प्रेशियस रिसोर्स थी, उसको मैं वेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन उन गोलों के लगने के बाद, हिट होने के बाद में, शिव का वो जगह उस बर्फ के अंदर, उस हाइट के ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा हम उसको जलता हुआ धुआं हमने देखा। जब मैंने ये बात वापस सीईओ को बताई तो सीईओ ने कहा भाई अभी तो वहां जाकर के देखना बहुत मुश्किल है। हाँ। दिन निकल गया, लेकिन अगले ही दिन सुबह ब्रिगेड कमांडर जो हमारे थे वो हेलीकॉप्टर रेकी के लिए आए, उन्होंने देखा, और फिर वापस नीचे जाकर के उन्होंने फोन किया मुझे कि जीवन वेल डन, रगड़ दिया। तो इट वाज सच एन एक्सिलरेशन। हाँ, कि एनी स्टैट्स की एक्चुअल में कितने अमाउंट में थी वहां पे? नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। वो मेरे से 2 किलोमीटर दूर था, नई दूसरी पहाड़ी पे था, पहाड़ी के सामने ऊपर तो आप बैठ नहीं सकते। हाँ। उसकी जो रिवर स्लोप है, उस रिवर स्लोप पे उसने अपने लॉजिस्टिक्स और सामान और फ्यूल और वो सब रखते हैं, तो कितना एक्चुअल असर हुआ मैं नहीं देख पाया। लेकिन जो ब्रिगेड कमांडर ने एरियल रेकी के बाद में मुझे बताया, ही सेड वेल डन बॉय, एक्सीलेंट। वाओ। So that was a great operation that I could say that we dealt with. वरना आमना सामना हमारा नहीं हुआ है, वो बहुत मुश्किल था। हाँ, एब्सोल्युटली। वो तो आपकी ग्लेशियर के ऊपर है। तो आज का क्या स्टेटस है वहाँ पे? सियाचिन की बात कर रही हैं आप? सियाचिन continues to be सियाचिन, the highest battlefield in the world। जो चेंजेस हुए हैं उस समय से, आप देखिए 1984 में ये शुरू हुआ था, और तब से लेकर के जो 1995-98 तक ये बहुत हॉट रहा। इवन 2000 के अंदर भी, जब इधर वैली के अंदर इंसर्जेंसी तब भी बहुत थी, तो सियाचिन भी हॉट रहता था। अभी जब से इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है,
और उसके बाद से थोड़ी नरमी आई है। फायरिंग के अंदर, एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर कुछ कमी आई है, लेकिन मौसम, हालात, बर्फ, -डिग्री टेम्परेचर्स, ये सब तो है ही। ये तो वहाँ जीवन का हिस्सा है। आपने बात की कि इंडिया पाकिस्तान की जो फायर है वो कम हुई है, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम पे रियलिटी और परसेप्शन क्या है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड तो है क्रिकेट का बैटलफील्ड। जब जब वो हुआ है, दोनों तरफ मिल करके इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की या मिलिट्रीज की या दुश्मनी की बात करते हैं, तो आपने परसेप्शन और रियलिटी दोनों की बात की। परसेप्शन सबका अपना अपना परसेप्शन है। आपका पाकिस्तान का व्यू आपका अपना है, मेरा अपना है, पाकिस्तानियों का अपना है, भारतीयों का पाकिस्तानियों के प्रति अलग है। हम आज भी उसको हमारा हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान निकला कहां से? इसी भारत से। ये जो वहां के मुसलमान है, कौन है? ये हमारे ही तो सनातनी है। किसी जमाने सो कॉल्ड खुदा, परवरदिगार, अल्लाह ताला आकर के उनको मुसलमान बना गया और वो नया पाकिस्तान के अंदर वहां जाकर के नए इंसान बन गए, ऐसा तो है नहीं। जीन्स वही है, डीएनए वही है, सिर्फ सोच नहीं है। सोच गंदी है, इंसानियत की भी नहीं है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो एक्चुअली नहीं है। अगर सच्ची सोच होती तो इतना बर्बादी नहीं होता। उनके खुद के देश में बर्बादी नहीं होती। इतनी भूखमरी, और जिस तरह से पीओके में भी 30 से ज्यादा उनके इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, इससे ज्यादा क्या बर्बादी हो सकती है? तो ये परसेप्शन के साथ में मैं रियलिटी को जोड़ रहा हूं कि रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर उन्हीं की फौज उन्हीं के इनोसेंट लोगों को मार रही है। दूसरी रियलिटी यह है कि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, और मैं कल चाहूंगा कि ये पाकिस्तान वापस भारत के अंदर आ जाए। और जो पीओके है वो आज नहीं तो कल आएगा हमारे पास। लोग त्रस्त हैं, इलाका हमारा है, दबा के कोई और बैठा है, कितने दिन बैठेगा? ये तो नेहरू जी थे जो वहां चले गए, और उसकी जगह आप या मैं होते तो हम तो उसी वक्त जीत लेते। अब रियलिटी की जब बात आती है तो ये बहुत क्लियर बात है, नोन बात है कि एक मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करता है, उसको सिखाया जाता है कि इस्लाम के अलावा बाकी सब बेवकूफ है। सिर्फ इस्लाम को मानने वाला ही अल्लाह परवरदिगार का बंदा है, बाकी सब काफिर है, और काफिरों को मार दिया जाना चाहिए। ये परसेप्शन है, ये माना जाता है, ये वहां के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब अगर मजहबी ये सिखाए, उनका धर्म ही ये दिखाए कि जी आपका नंबर 1 दुश्मन हिंदुस्तानी है, तो उनके मन में तो कुविचार ही रहेंगे ना, अच्छे विचार कहां से आएंगे? तो ये जो जन्मजात दुश्मनी पैदा कर दी है, ये सिर्फ कुछ एक इन लोगों की वजह से हो गई है। और अब हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि बिल्कुल एक ही ओरिजिन, एक ही डीएनए होने के बावजूद भी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और वो हमको देखना नहीं चाहते। हम तो आज भी हमारा अपना समझ करके अपने में लेना चाहते हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर लीडर बनना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हथियार लिए हैं और ये सब कर लिया है, तो वो नहीं चाहते कि इसमें कुछ कमी हो। और जो उनके हुक्मरान हैं, पाकिस्तानी फौज है, उनके जितने भी जनरल्स हैं, वो रूल करते हैं। बड़ी कॉमन सेइंग है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, इंडिया हैज एन आर्मी, बट पाकिस्तान के अंदर द पाकिस्तानी आर्मी हैज ए कंट्री, दे रूल द कंट्री। और इतना पेनफुल है जब वो अपने ही लोगों को मारते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो। एक मूवीज वर्सेस रियलिटी का मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मूवीज बनी है, इसमें सच्चाई कितनी है? इज इट क्लोज, वेरी क्लोज, और नॉट सो क्लोज? बॉर्डर इज क्लोज। लक्ष्य इंटेंट इज करेक्ट बट नॉट सो क्लोज। LOC कारगिल वेरी क्लोज। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक वेरी क्लोज। ये एक्चुअली हुआ था।
पाकिस्तानियों ने जो उड़ी के अंदर अटैक किया था, ये उस ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तानियों ने किया था, और उसका जो बदला हमने लिया उसके ऊपर बनाया गया। वेरी क्लोज, वेरी रियलिस्टिक। शेरशाह। ओह, अगेन वेरी क्लोज। धुरंधर। ओह, वेरी वेरी क्लोज। ये वो एक फिल्म है जो कि रियलिटी के बहुत क्लोज है। हालांकि आपने जितनी भी फिल्मों के नाम लिए हैं वो बाय इंटेंट दे आर वेरी गुड, इंटेंशन बहुत पायस है, बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि फिल्म बनानी है, बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड का टच तो आएगा ही, और वो जो तड़का है ना बॉलीवुड का, वो इसकी रियलिटी को कई दफे कम कर देता है। लेकिन धुरंधर और धुरंधर पार्ट 2 जो रिवेंज, ये दोनों हैं, दे आर वेरी क्लोज। जब आपने धुरंधर की बात की तो व्हाई डू यू थिंक कि ऐसी मूवीज बन जाती है जो वेरी क्लोज की तरफ चली जाती है? धुरंधर पर्टिकुलर की मैं बात करूं तो इनके जो प्रोड्यूसर हैं आदित्य धर, ये खुद कश्मीरी पंडित है। तो इन्होंने 1989 का एक्सोडस देखा है, जो कश्मीरी पंडितों को मारा कश्मीर के अंदर, उनको 20,000 से ज्यादा ये लोगों को भागने पर मजबूर हुए। उस समय मैं कश्मीर में ही था, मेरी यूनिट नीचे आने वाली थी जब ये शुरू हुआ ये कहानी। तो आदित्य धर ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके दादा दादियों ने, उसके परिवार रिश्तेदारों ने वहां पे ये महामारी देखी है, और जिस चीज को उसने देखा है मेरे ख्याल से उसको उसने बखान किया है, और ये जो एक्सप्रेस किया है इसने बहुत ही रिसर्च और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से किया है। आई रियली अप्रिशिएट हिम। एंड इनका जो मिलिट्री कंसल्टेंट है इस मूवी का, वो मेरी अपनी यूनिट का ऑफिसर है। हमारा यंगस्टर होता था, एक्सीलेंट ऑफिसर, कर्नल भूपेंद्र शाही, और मिलिट्री कंसल्टेंट होने के नाते उसने बहुत ही रियलिज्म इस मूवी में डाला है। जो बॉलीवुड डायरेक्टर बनाएगा वो बॉलीवुड के लिहाज से बनाएगा, लेकिन जो मिलिट्री कंसल्टेंट है सोल्जर के तौर पे, मैं तो पत्थर की आड़ में बैठा हूं तो किधर से फायर करना उस पर भी 4 बार सोचता हूं, क्योंकि दुश्मन भी गोली मारेगा ना। तो मैं गोली नहीं खाना चाहता। तो एक पत्थर से एक बार अगर जिधर से देख करके मैंने गोली फायर की, मैं दूसरी बार उधर नहीं से निकलूंगा, मैं किसी और साइड में निकलूंगा। और ये रियलिज्म भूपी ने इस मूवी के अंदर डाला है, एंड दैट्स हाउ आई फील कि जो इनकी टीम है, एंटायर टीम, दे हैव डन ए ट्रेमेंडस जॉब। सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स। तो क्या डायलॉग्स भी उनकी तरफ से था? ओह यस, मैं तो फौजी हूँ, मेरी आधी जिंदगी घर में परिवार में आधे फौजी डायलॉग निकलते हैं। लोग परेशान है। भूपेंद्र शाही से मैं बात कर रहा था, जो उसने डायलॉग लिया, उसने बताया एक डायलॉग लिया, जबकि हीरो बोलता है कि घायल हूं तो घातक हूं। झटका लगा मुझे, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि अगर मुझे एक बार गोली लग जाती है तो दुश्मन की या टेररिस्ट की गोली लगी है, फिर देखो खून कैसे खौलता है, या मेरे किसी जवान को गोली लगी है तो फिर मेरा खून देखो। और मैंने तो ये भुगता हुआ है, अपने जवानों को अपनी गोदी में जाते हुए देखा है। तो मैं तो इस बात को भूल ही नहीं सकता कि अगर आप घायल हो गए युद्ध के अंदर तो आप बहुत घातक हो जाते हैं। और इस व्यू को जिस तरीके से कर्नल भूपेंद्र शाही ने पेश किया है, इट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। Sincere compliments to the entire team, and I wish Bollywood and people like them create more such realistic movies. हमारा देश वीरों की धरती रहा है, हीरोज को हम हमेशा से पूछते रहे हैं, चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, या शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, या आज के हीरोज। वी हैव ऑलवेज बीन हीरो वर्शिपिंग, और यही कल्चर है, यही ट्रेडिशन है जो हमको एक मजबूत देश बनाता है। सियाचिन की आपने बात की तो मेरा ये सवाल आता है कि वहाँ तो टमाटर बर्फ बन जाता है, आपका जो जूस का पैकेट है वो भी बर्फ बनने में आई थिंक उसको आधे दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इनफैक्ट एक और पर्सनल सवाल मैं जानना चाहूँगी कि यार वहाँ पे आप फ्रेश कैसे होते हो, और खाना आपकी तरफ आप तक पहुँचता भी कैसे है? जो आपने पहला सवाल किया था ना, कि क्या मुश्किल है, बुलेट मुश्किल है कि हालात मुश्किल है, ये हालात के अंदर आता है पहली बात। और सर्वाइवल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है वहां पे। अगर आपने नेचर के खिलाफ एक एक्शन किया, यू आर गॉन, गलती की सजा मिलेगी जी। अगर आप -40 में रह रहे हैं, -60 में रह रहे हैं, तो हालात बहुत मुश्किल है।
आप नंगा हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम लोग एक दिन अपनी पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पर जा रहे थे और एक जवान ने गलती से अपना ग्लव्स निकाला और राइफल को हाथ लगा के पकड़ लिया। नथिंग रॉन्ग, हम राइफल रोज पकड़ते हैं, लेकिन उसने ये एहसास नहीं किया कि राइफल लोहे की है, -40 डिग्रीज पर या 50 डिग्रीज पर है, मेरा हाथ 37.5 डिग्रीज पर है, तो ऑलमोस्ट 70 डिग्रीज का डिफरेंस है हथियार के अंदर और हाथ के अंदर। आप समझो क्या हुआ होगा, हाथ चिपक गया उसका। हमको उसको पोस्ट पर वापस लाना पड़ा और जो मेरे पास डॉक्टर था उसने और मैंने मिल करके उसका हाथ छीला, तब कहीं जाकर के उसका हाथ उससे अलग हुआ। दैट इज द काइंड ऑफ कोल्डनेस, दैट इज द रियलिटी ऑफ सर्वाइवल। मैंने एक और चीज सुनी है जहाँ पे अगर आपका वो नीला पड़ जाए हाथ या अंग तो उसको काटना पड़ता है। वो भी इसी का हिस्सा है। मैं पहले आपको पहला सवाल दे देता हूँ। हाँ। जो आपने बोला टमाटर और हाँ। आलू वाला, तो वहाँ ज्यादातर स्टफ जितना भी आता है हमारे पास पैक्ड स्टफ आता है, टिन्ड स्टफ आता है, चाहे सब्जी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। और वो हम जब खाना बनाते हैं उससे पहले उनको बर्फ भी बाहर से डिब्बे में डाल करके लाते हैं, उस बर्फ को गर्म करने रख देते हैं, वही बर्फ पानी बन जाता है, उसी के अंदर वो टिंड डब्बों को रख देते हैं और वो डब्बे जब हल्के गर्म हो जाते हैं तो उनको खोल करके काट करके हम सब्जी बना लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप इतनी सब्जी और रोटी वहां खा नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से एक दिन में अगर आप एक रोटी खा लिया है तो आप ठीक है, अगर 3 या 4 खा लिया तो फिर आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी यह है कि जितना हम खाते हैं शरीर का मेटाबॉलिज्म काम करना चाहिए। मेटाबॉलिज्म काम करता है हवा में ऑक्सीजन और उस सब से, तो शरीर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने आप कम हो जाता है और खाना उसी मुताबिक इंसान का कम हो जाता है। तो हमको खाना भी उसी मुताबिक खाना चाहिए जितना कि वो मैं हजम कर सकूं, मैं उसके ऊपर एक्शन कर सकूं, मैं फिजिकली और मेंटली एक्टिव रह सकूं। आप दिन में कितनी बार खाते थे फिर? जब मैं रहा तो बड़ी मुश्किल से 2 बार, लेकिन हाँ चाय, कॉफ़ी, हल्का दूध, ये हम लिक्विड ज़्यादा लेते थे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी वहाँ पर ज़्यादा है। ठंड के अंदर लगती नहीं है प्यास, लेकिन डिहाइड्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप टेंट के अंदर हैं, पब टेंट के अंदर हैं या बिवक के अंदर है तो अंदर तो आपने 25 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर कर लिया, लेकिन बाहर तो -40 है। तो +20 और -40 मिलकर डिफरेंस -60 डिग्रीज है मैडम। सो हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशन? सो यू हैव टू रियली बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। खाना आप वहाँ पे खाएं, उतना खाएं जितना आप इस्तेमाल कर पाएं। और वहाँ पे तो हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए तो गए नहीं है। तो हमको फिट रहना भी उतना ही जरूरी है। तो हर सोल्जर उसी मुताबिक खाता है, पीता है, करता है। फिर आपने पूछा वॉशरूम। बड़ा पेचीदा सवाल है कि किस तरह से बताऊं। लेकिन हाँ 2-3 चीजें हैं। हम आपकी तरह यहाँ पे WC तो है नहीं कि आपने फ्लश चलाया और पानी आ गया। WC भी -40 है और वो भी जमा हुआ है। लेकिन हम उसको अब चूंकि पब टेंट के साथ में एडजेसेंट एक रूम बना रखा होता है तो उसको भी थोड़ा गर्म करके रखते हैं ताकि उसके अंदर काम हो जाता है। और दूसरा ये है कि अब कुछ एक टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से वो पॉट जाम ना हो। वरना आप वॉशरूम जाकर के आए और अगले दिन सुबह तक बिल्कुल बर्फ जमी हुई मिलेगी फर्स्ट क्लास अंदर, आप जा ही नहीं सकते। सो देयर आर न्यू टेक्निक्स दैट हैव कम इन जिसका इस्तेमाल होने लगा है। जब हम गए थे, ऑनेस्टली बताऊं, वो शुरुआती दौर था जब इतना सब नहीं था। मैं एक गुफा में भी रहता था और हम जाने के लिए मौसम अगर ख़राब है तो एक रस्सी इंडिविजुअल को बांधा जाता था और बारी बारी से हम जाते थे और वो निर्धारित जगह पर आपके बैरक के या बंकर के बाहर जाकर के आप वहाँ बैठिए, फ्रेश होइए, बेलचा लेकर के जाओ। आप फ्रेश होइए, बेलचे से उठाइए, उसको हवा में नीचे की तरफ खिसका दीजिए, आप वापस आइए। क्योंकि बाहर इतनी ठंड है। हाँ। और अगर आप 5 मिनट से ज्यादा बैठ गए तो भैया रस्सा खींच लेते कि तू बैठा है कि लुढ़क गया। दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम। अभी हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ। बिकॉज वो शुरुआती मुश्किलात थे एंड तब आने लग गए थे, फाइबर ग्लास हट्स आने लग गए थे।
लेकिन बहुत सारी जगह थी जहाँ मैं अपने जवानों के साथ ओवरहैंग्स की गुफाएं थी उनके अंदर रहते थे। केरोसिन का एक बोतल के अंदर लगा करके हम चलाया करते थे। हवा में एक तो ऑक्सीजन वैसे ही कम, और उसके अंदर भी ये केरोसिन जला रखा तो ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता था। तो गुफा के अंदर का कैसा माहौल रहता था? अरे इट वाज नियर वन ऑफ द नियर डेथ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड, कि अगर हम 8 जवानों के सोने की जगह है तो 8 ही हैं, और हम वहाँ पे 12 या 16 होते थे क्योंकि बाहर ड्यूटी भी देनी है। तो हम लोग रोटेशन में चेंज करते थे कि ड्यूटी वाला बाहर जाएगा और जो ड्यूटी से ऑफ होकर के आए वो आकर के रेस्ट करेगा। एक सोल्जर की ड्यूटी कितने देर की होती थी? हम आमतौर पे 2 घंटे रखते हैं। ओके। और वो भी जोड़ी में रखते हैं। अच्छा। कि जोड़ी में यहाँ खड़ा है, जोड़ी में यहाँ खड़ा है, जोड़ी में यहाँ खड़ा है। अच्छा। ताकि एक दूसरे को बातचीत करते रहे, और एक दूसरे को बेसिकली तो टैक्टिक्स के लिए चाहिए। हाँ। कि अगर फायर करने की जरूरत हो तो दोनों मिलकर कर सकें, तो वो एक फायदेमंद चीज थी। तो उस ठंड में 2 घंटे बाहर रहना, फॉर्चुनेटली जब शुरू में गए थे तब मुश्किल हालात थे, लेकिन उसके बाद में हमको बहुत अच्छे विंटर क्लोथिंग्स आ गए थे। जो कि वो -40 संभाल सके। तो हम अपना उसके मुताबिक फिर रहते थे। लेकिन जो मैं ये बता रहा था, गुफा के अंदर अगर आप सोते हैं ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम है, और वो जो दिया जलता था उसका गैस वहाँ पे होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा की ऑक्सीजन को और खींचता था। तो वो कई दफ़े होता था कि आप सफोकेट हो रहे हैं, अरे मर जाओगे, सांस नहीं आ रहा। आई कुड सी, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं या जवान अंदर सो रहे हैं, आधा घंटा अंदर सो लिए, और अचानक वो लगना था कि यार सांस नहीं आ रही, वो उछल करके बाहर आके भागते थे, सांस लेनी है भाई। तो वो हालात थे शुरुआती दौर पर। और जैसा मैंने बताया अभी हालात बहुत अच्छे हैं, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज कम, लेकिन उसके बावजूद भी -40 को तो +40 नहीं कर सकते, उसको तो शिविका झेलना ही है। तो सर्वाइवल अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है। जिन लोगों ने माउंटेनियरिंग की है, एक्सपीडिशंस किया है, या एवरेस्ट की तरफ गए हैं, जो बर्फ में या माइनस में रहे हैं, उनको ये कहानी फेमिलियर लगेगी। बाकी भारतीयों को शायद थोड़ा वक्त लगे समझने में। आप ऐसे फौजियों से बात कीजिएगा, मिलेंगे आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। हाउ वाज द ट्रेकिंग लाइक? मतलब वो आप 18 किलो का सामान लेके या उससे ज्यादा का बैग्स लेके वो कैसे आप कर जाते थे? क्योंकि एफिशिएंसी भी आपने कहा कि बॉडी में कम है, एंड ट्रैकिंग भी करनी है और सामान भी है। आम आदमी तो बस किसी तरह खींच ले अपने आप को, शायद वो भी ना, वो बिना ट्रेनिंग के तो कर भी ना पाए। लाइक यू सेड कि माउंट एवरेस्ट जो लोग जाते हैं, जो थोड़ा ट्रेन्ड है, वो कर पाते हैं। सो हाउ वाज इट लाइक आपके लिए? पहली बात तो ये कि आपने सही पहचाना कि ट्रेनिंग, जिस सोल्जर की ट्रेनिंग ठीक है वो कभी मात नहीं खाएगा। अच्छा। हालात से। और सियाचिन में जाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड है, ग्रेटर हिमालयाज का इलाका है, पहाड़ है, बर्फ है, उसके अंदर कैसे सरवाइव करना है। फिर सरवाइव ही नहीं करना, दुश्मन को दबा के भी रखना है, मौका मिले तो मारना है। तो ऐसे हालात को के लिए फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तौर पे सोल्जर को, हमको सबको तैयार किया जाता है। जो आप पिट्ठू की बात और चढ़ने की बात कर रही हैं, अगेन ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि साइकोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग दोनों बहुत जरूरी है। और जब इतनी ऊंचाई पर जाकर के हमने रहना है तो बॉडी को उस रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में बेहतर काम करने के लिए एडजस्ट होने की जरूरत है। मतलब ये हुआ कि अभी आप और मैं 20% ऑक्सीजन मजे से ले रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो टेम्परेचर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे कम होता जाएगा, और 20,000 के आसपास तकरीबन वो 7-8% ऑक्सीजन हवा में रह जाती है। अब इस परसेंटेज के साथ में आपने काम करना है तो आप 9,000, 12,000, 14,000 इन ऊंचाइयों पर जैसे जैसे हम जाते हैं, हम लोग वहाँ पर स्टेजिंग कैंप्स बनाते हैं जहाँ पे हम रुकते हैं, एक्लिमेटाइज करते हैं, और जब एक्लिमेटाइजेशन पूरा हो जाता है तब अगली स्टेज में जाते हैं। फिर वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ पे बॉडी को एक्लिमेटाइज किया जाता है, फिर अगली स्टेज पे जाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हम
20,000 तक जाते हैं और ये एक ही झटके में नहीं चले जाते। और इस तरह से जब आप वहाँ तैयार होकर के जाते हैं तो आपको वहाँ रहना भी आ जाता है। हालांकि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, आप बैठाइए बंदे को और वहाँ छोड़ दीजिए 20,000 के ऊपर। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया गलती से भी तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, हैपो बोला करते थे हम उसको, कि शरीर अचानक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के एरिया से बहुत कम वाले ऑक्सीजन के एरिया में चला गया। तो शरीर तो वही ऑक्सीजन मांग रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो हवा में अवेलेबल नहीं है। और जब शरीर को वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कोलैप्स होने लगता है। 2026 में भी तो कुछ टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो भी ट्रैक करके ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। जितना आप फिजिकली अपने आप को एक्लिमेटाइज करेंगे, साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत बनाएंगे, तभी आप वहां सफल हो पाएंगे। वरना हर सोल्जर जो वहां जाता है कुछ ना कुछ कमजोरी लेकर के आता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट लेके आता है। जैसे कि लाइक व्हेन आई केम बैक आई डिडंट इवन रियलाइज कि उन गुफाओं में रहने की वजह से, जो क्रेविस में रहने की वजह से मेरे कानों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया था। ओह माय गॉड। मुझे पता, सुनाई देना कम हो गया था। तो जब मैं नीचे आया तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तुझको को सुनाई नहीं दे रहा, हम बोलते तू जवाब नहीं देता, नाराज है क्या? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। पर मुझे फादर मेरे शिविका घर जाते ही जब ये होने लगा तो सिविल डॉक्टर के पास गए और उसने कान में चेक किया, पता चला कि वहाँ पे क्लॉट्स हो गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो मटर के दाने के बराबर उसने वहाँ से वो निकाले। और जैसे ही निकाला मुझे लगा ओह वेरी गुड। तो कभी कभी आज भी मुझे लगता है कि शायद उसका असर चल रहा है, हालांकि खत्म हो गया होगा, बट दैट इम्पैक्ट यू फाइंड। और यही चीज वहाँ रहती है जो आप बात कर रहे थे चिलब्लिंस की, बहुत कॉमन है। हाँ यस, चिलब्लिंग्स। तो हम जब पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हाथ और पांव तो हरकत करते हैं ना। जब हरकत करते हैं तो उनमें पसीना आता है, पांव की उंगलियों में भी, हाथ की उंगलियों में भी। और पसीना आने के बाद में आप जब किसी भी जगह पर रुकेंगे, बाहर रुकेंगे, तो अगेन रिमेंबर टेम्परेचर इज -40+, हाथ आपका गर्म, तो जो पानी है पसीने वाला वो बर्फ बन जाता है, और वो बर्फ लगातार आपकी उंगली पर लगी रहती है। और ठंडी बर्फ अगर आप लंबे समय तक उंगली पे लगी रहे तो वहां पे एक घाव सा बन जाता है, और अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो गैंग्रीन बन जाता है। और अगर फिर केयर नहीं की गई तो उंगली काटनी पड़ती है, वो चाहे हाथ की हो या पाँव की हो। बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे। तो इसलिए वहां के हमारे रूटीन में शामिल होता था, एक रजिस्टर बनता था कि आज नहाने की बारी किस किस की है। ओके। वहाँ पे शावर तो है नहीं आपकी तरह। हाँ। वहाँ तो वही बाल्टी और मग है, हाँ। गर्म पानी डाला है, वही बर्फ को पिघाला है, उसी का इस्तेमाल किया है। और इतने माइनस टेम्परेचर में आप रोजाना नहा भी नहीं सकते जी। तो हम रेगुलरली 3 डेज के ऊपर नहाया करते थे। हर पेट्रोल के खत्म होते ही सॉक्स और हैंड ग्लव्स निकाल करके उल्टे करके सुखाया जाता था, पाँव की उंगलियों को साफ किया जाता था। बट हर पेट्रोल के बाद सॉक्स बदली किया जाएगा, क्योंकि सॉक्स भी गीला हो जाता था। अगर उसके अंदर बर्फ रह गई और मैंने फिर पहन ली, फिर 8 घंटे चला मैं, फिर आकर के चेंज नहीं किया, फिर अगले दिन पहन के चला गया। जब भी ऐसी केयरलेसनेस हुई है तो तीसरे दिन चौथे दिन वो यहाँ से उंगलियां नीली हो जाएंगी या पाँव में उंगलियां नीली हो जाएंगी। तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी इमीडिएटली आ जाते हैं वो तो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जैसे ही पता चल जाए तो सबसे पहले नीचे लेके आते हैं, हल्के बहुत हल्के गुनगुने पानी के अंदर मैग्नीशियम के साथ में उनको ट्रीट किया जाता है। फिर हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, दे लुक आफ्टर। तो पहली बात तो है कि जो फर्स्ट एड है उसमें तो मुझे ही अपने जवानों के साथ सतर्क रहना है। हाँ। तो मुझे वो सब चीजें मालूम होनी चाहिए, मेरे जवानों को मालूम होनी चाहिए, और वही तो ट्रेनिंग है, वही सर्वाइवल ट्रेनिंग है। और उसके बावजूद भी अगर आप फंस गए, क्रेवेस के अंदर फंस गए, मौसम की वजह से कहीं अटक गए, चेंज नहीं कर पाए, लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा और आपको हो गया, तो वापस आते ही हम लोग पाँव धोना, गुनगुने पानी में रखना, वो सब करते थे। डॉक्टर्स को चेक करवाते थे, हर पोस्ट पे हमारे साथ एक डॉक्टर रहता था, तो वो सब काफ़ी मदद करता था। एंड दैट्स हाउ वी कुड नॉट ओनली सर्वाइव बट वी कुड थ्राइव। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज द रीजन व्हाई वी फील सेफ एज सिविलियंस। वी आर डेफिनेटली सेफ। हमारे देशवासी इतने अच्छे हैं, और मैं तो इसी धरती का पला हुआ लड़का हूँ, जो गांव से निकला, शहर में आया, सेना में आया,
पूरी सेना तो यही तो है, यही भारत की 1% सेना के बच्चे सेना के अंदर है, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, दैट्स ओके। नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा खतरा इंडिया को कहाँ से है विद इन द कंट्री, जैसे कि सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, इंटरनल डिविजन्स जैसे के वजह से है? आमतौर पे जो आप बात करते हैं कि ट्रेडिशनल एनिमी है, लेकिन अभी समय आ गया है जबकि थ्रेट चारों दिशाओं से है। हमारे खुद के अंदर अपने दुश्मन देश के अंदर ही है। आपका कौन पड़ोसी दुश्मन है आपको पता नहीं है। कई दफे उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं देश का द्रोही, देशद्रोही बन गया हूं, उसको खुद को नहीं मालूम, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज है वो बड़ी इनोसेंटली कोई और मैनेज कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत क्लियरली कहना चाह रहा हूं कि हम सब देशवासियों को सजग होने की जरूरत है। सिटीजन अवेयरनेस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। मुझे देश के प्रति सजग होने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन को अरेस्ट कर सकता है अगर वो देशद्रोही का काम कर रहा है, और उसको ले जाकर के पुलिस को हैंडओवर कर सकता है। हम क्यों नहीं करते? ये हमारे यहाँ पर इतने स्लीपिंग सेल्स हैं, इतने टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं इसी देश के अंदर, और हर दूसरा व्यक्ति डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी बोलता है और करता है। वो सब देशद्रोही एक्टिविटीज है। आपको पता ही नहीं है कि आप देश के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि आप समझती हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कर सकती हैं। देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको आचार्य चाणक्य की बात बताऊं कि उन्होंने कहा राजा का कर्तव्य है 2 चीजें करना। पहला, देशवासियों को अनुशासन में रखना, डिसिप्लिन में रखना। बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में। ट्रैफिक में हम सीधे नहीं चलते। जिंदगी के अंदर दुश्मन को ढूंढना, सोशल मीडिया में दुश्मन को ढूंढना, थ्रेट की बात को समझना, ये बहुत मुश्किल है। तो डिसिप्लिन में रखना, अनुशासित रखना। और दूसरा वो कहते थे कि उसको कार्य प्रणाली में दक्ष बनाना, अपने काम में दक्ष बनाना, धर्मपरायणता जिसकी बात करते हैं। आधे टाइम तो हम काम चोरी करते हैं। तो अगर आप काम चोरी करते हो, अनुशासन में नहीं रहते हो, आप क्या देश की सुरक्षा करोगे? और चहुमुखी सुरक्षा को खतरा है, चाहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, हमारे वाटर सिक्योरिटी है, और देश की बाउंड्री तो है ही है। इन सबको सुरक्षित रखने के लिए हम सबको सजग होने की जरूरत है। सिर्फ सेना के भरोसे अगर हम छोड़ दें कि जी वो रक्षा करे, तो वो बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं। देश के अंदर तो समाज की रक्षा हम सबको खुद करनी है। वो कौन करेगा? हम कहते हैं जी पुलिस करेगी, ये करेगा, गवर्नमेंट करेगी। भाई आप क्या करोगे? जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए इसी दिल्ली के अंदर आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रही हो ना, आप मेरे को थैंक यू बोल रही हो, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर रोज रात को सैकड़ों नौजवान बैठते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस बनते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में फ्लैश किए जाते हैं। अगले दिन सुबह मैं कहता हूं क्या व्हाट्सएप मैसेज है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। उसके अंदर एक सटल मैसेज होता है जो कहता है कि यार उसने गलत किया है, और हम समझते हैं कि यार बिल्कुल सही है, एथिक्स के मुताबिक, इसके मुताबिक, और वो एक मोमेंटम देश के खिलाफ धीरे धीरे क्रिएट होता है। और ये दुश्मन की डिजाइन है। इन दुश्मन की डिजाइन्स को हमको समझने की जरूरत है, हर देशवासी को समझने की जरूरत है। जो ये फॉरवर्ड वाली कल्चर है, ये बंद होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, चाहे जो मर्जी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, स्लीपिंग सेल्स की हम बात कर ही रहे थे कि एक दुश्मन ने इतने स्लीपिंग सेल्स यहां डाल रखे कि हम उनको निकाल ही नहीं पा रहे। हम कहते हैं जी पुलिस का काम है। मैं कहता पुलिस क्यों? आप और मैं क्यों नहीं अपने अपने मोहल्ले के अंदर आइडेंटिफाई करते और पुलिस को बताते? हम सब की जान निकली रहती है कि मैं क्यों बोलूं जी, और मैं नहीं तो कौन आकर के आपके देश की सुरक्षा आपको देगा? लाड साहब बनने से तो बात नहीं बनती ना। हाँ, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो लोग
की तो लाइफ नॉर्मल चल रही है, उनको ऐसा कुछ अटपटा दिख भी नहीं रहा है, तो वो बोलेंगे क्या? दिखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं ये बात कर सकता हूँ कि सियाचिन के अंदर मुझे इतना सजग होने की जरूरत है कि उसके हैंड ग्लव्स और सॉक्स में चेंज करूं, तो क्यों ना मैं समाज के अंदर कोई अगर बुरी बात है तो उसको निकालूं, अपने बच्चों को सिखाऊं कि सजग रहो, सस्पिशन। ये कौन सा पॉइंट रहेगा जो आप कहेंगे कि इन सारे पॉइंटर्स पे आप थोड़े सजग रहो? स्कूल, आप बच्चों को स्कूल में सजगता का पाठ पढ़ाएं कि किसी को भी, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़कियों को कहते हैं बेटा कोई अगर आपको गलत टच करे तो समझ में आना चाहिए। हम कहाँ सिखाते हैं? अपने घर के अंदर सिखाते हैं, स्कूल के अंदर सिखाते हैं। तो अगर मुझे मेरे देश की सुरक्षा शुरू करनी है तो मेरे को अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बिटिया के अंदर ये भावना डालनी है, उनको सजगता सिखानी है। तब वो ट्रस्ट ऑल बट सस्पेक्ट ऑल। आप पर विश्वास है मेरे को, लेकिन उस विश्वास के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही हैं, देन यू आर वेलकम। और जैसे ही एक बार अगर आपने किसी को शक की निगाह से देखा तो दूध और पानी में फर्क नजर आता है। यही फर्क एक सिटीजन को देश में रहते हुए नजर आना चाहिए। हम तो पावर पॉलिटिक्स और दूसरी पॉलिटिक्स में अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए। मौका मिलना चाहिए, रोटियां सेकेंगे। भाई साहब ये रोटियां मत सेको यार, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। आप देखिए एक दिन के लिए भी अगर पावर ग्रिड पूरे देश का ब्लॉक हो जाता है किसी भी एआई के जरिए, चाइना ने अमेरिका के अंदर घुस करके किया ना, कल अगर हिंदुस्तान का कोई पूरा पावर ग्रिड ब्लॉक कर देता है, फिर क्या होगा अगर 2 दिन के लिए ये पावर ग्रिड ऑफ हो जाए तो? आप बताएं, आप और मैं साथ भुगतेंगे। लेकिन इस पावर ग्रिड को रिस्टोर करना या ये होने ही ना देना, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस तो लगाने पड़ेंगे। जब हम पावर ग्रिड के लिए, जहां पावर जनरेट हो रही है वहां से लेके हर घर में पहुंच रही है, हर जगह पर चेक्स लगेंगे, तब ये पावर ग्रिड कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकता कोई। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है हमें उनका साथ देना चाहिए और हमको उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि ये जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं? मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगा। गवर्नमेंट चाहे ए की हो चाहे बी की हो, मैं देशवासी हूं। मुझे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए पहले तो अच्छी गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी चाहिए। और देशवासियों को हम कहते हैं जी हम जो मर्जी करें, मेरी मर्जी है। ये फॉरवर्ड करने से क्या इशू आ रहा है? जैसे फॉरवर्ड कल्चर जो बना हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? आप देखिए कि जंतर मंतर में अभी आपने ये कहानी देखी सुनी, स्टूडेंट्स की बात बिल्कुल जायज है। बिल्कुल, मैं 100% स्टूडेंट्स के साथ में हूं कि पेपर लीक हुआ, इंस्टीट्यूशन की गलती है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग होना चाहिए था। तो अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर सका, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ा। स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वहां रोटियां कौन सेक रहा है? दुश्मन। आप खुद ही बता रही। अब ये चीज जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से आधों को पता होगी, आधों को नहीं पता होगी। बहुत सारे जो आपने केसेस देखे होंगे वो तो वहां से मजमा देखने गए हुए थे, पैसे लेकर के देखने गए हुए थे। अगर आपने मजमा ही लगाना है ना, तो एज ए स्टूडेंट है या सिटीजन है, आप ओलंपिक्स में जाइए ना, उस ग्राउंड पे दौड़ लगाइए जैसा साक्षी ने करके दिखाया है। आप वो मेडल लेकर आइए देश के लिए। वहां बनती है देश की शान और देश की सुरक्षा एक साथ। अगर हम तो खुद ही फावड़ा लेकर के अपनी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, कब तक चलेगा इस देश में? किसी को तो सजग होना पड़ेगा ना। कौन कहे कि जी आप ये कीजिए या आप ये मत कीजिए? कौन कहेगा? पुलिस वाला कहता है तो मैं पुलिस वाले के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, जज बोलता है तो जज के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं, जिसको मर्जी मैं गाली दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि देश खराब है, मैं कह रहा हूं कि इस देश में ऐसे नुमाइंदे हैं जो इस देश को गिराने में लगे हुए हैं। हमको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको काटना है, वो चाहे जो मर्जी हो। अगर जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा देश सफर करेगा। आप यूरोप का एग्जांपल लीजिए, वहां पे उन्होंने रिफ्यूजीज को बुलाया था। हाँ। आज क्या हाल हो रहा है? चाहे यूके है, चाहे बेल्जियम है, चाहे फ्रांस है,
इन्हीं रिफ्यूजीज ने उनकी जिंदगी हराम कर रखी है। हाँ। तो हमारे तो अपने खुद के देशवासी हैं। और ध्यान रहे, हिंदुस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग कौम है, बहुत हार्ड वर्किंग। आप देखिए, जो जो हिंदुस्तानी बाहर गया है चमक के सितारा बना है। अपने ही घर में थाली में क्यों थूकते हैं? क्योंकि हमें वो जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। वो जिम्मेवारी का एहसास हमारे घरों में पाठ नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। जो गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट होना चाहिए वो नहीं है, ये हकीकत है, इसको तो मान सकते हैं। क्यों प्राइवेट स्कूल में आप और मैं पढ़े? मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के निकला, लेकिन मेजॉरिटी जो जिनके पास रिसोर्स है उनके बच्चे प्राइवेट में हैं या विदेश में हैं। मेरे देश की 70% जनता आज भी गांव में रहती है, और उन गांव के नौजवानों को ये मौका मिलना चाहिए कि बेस्ट स्कूल मिले, पर नहीं मिलता। मतलब ये सब हकीकत है जो कि हम आपस में बात करके क्रिबिंग सेशन ले करके जाके सो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कौन करेगा? तो यहाँ जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझता हूँ हम सब जितने भी पढ़े लिखे हैं इस बात को समझते हैं, अपने अपने आसपास सबको ये करना चाहिए। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म्स है, अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ फॉर एग्जांपल और दुश्मनों ने रोटी सेकी, तो उसमें अब कोई करेगा भी क्या? क्योंकि वो तो एक मौका मिल गया ना उनको सेकने का रोटी। सो जैसे अब स्टूडेंट्स तो मर गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, एंड ये जो भी डिसीजन आया बहुत खूबी से इसका भी रिजल्ट आया। तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक कि हमारे कंट्री में एक डिवीज़न हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में एक यूनाइटेडनेस आई है। बल्कि आपको क्या लगता है कि यूनाइटेडनेस? बहुत खूबसूरत शिविका, वंडरफुल पॉइंट, आई रियली एडमायर योर पॉइंट। इस एक आंदोलन ने कम से कम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि किसी भी एक गलत काम के लिए, करप्शन के लिए या किसी भी रॉन्ग डूइंग के लिए आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बातचीत कर सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। और न केवल स्टूडेंट बल्कि कोई भी जा सकता है, और उठना चाहिए, करना चाहिए हम। जब तक हम अपने आप में सवाल, अपनी गवर्नमेंट से सवाल, अपने इंस्टीट्यूशन से सवाल नहीं करेंगे, तब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये बहुत खूबसूरत बात हुई है कि स्टूडेंट्स ने ये आंदोलन उठाया है। मुझे लगता है कि जो दुश्मनों ने रोटी जो सेकी है उसके भी ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हुई है, एंड आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इस बात को पूरी तरह से समझता हूँ। जैसे आपने कहा कि आई थिंक इट्स राइट कि वो उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं है इसमें। जहाँ पे जो गलती थी वो एक ऐसा हुआ कि मौका देख के चौका मार दिया दुश्मनों ने। मैं चौका नहीं कहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ यार, वो उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी जिन्होंने मेहनत किया और पेपर लीक की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया। किसी बिटिया ने सुसाइड कर लिया या किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ओवरऑल जब से ये हुआ है तब से लेकर के अभी तक ये 20-21 सुसाइड की बातें सामने आई हैं, लेकिन ये अवॉइडेबल है अगर जो जिम्मेवार अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे। सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवारी इन सब जिम्मेवारी वाली जगहों के ऊपर है। इंडिया में पावर्टी बहुत है, और कई बार बच्चों के लिए यही एक रास्ता होता है, उनको कौन समझाएगा। ये सवाल जो आपने किया बहुत ही अच्छा है कि मतलब वो तो घर पे ही माँ बाप को भी एक तरीके से बचाना चाहिए था, ये ना हो। पर आई थिंक ये पावर्टी भी तो इतनी ज़्यादा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको लगता है, उनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, और जब इंसान ये नहीं तो कुछ नहीं की सोच में चल रहा है तो कई लोगों के ऊपर ये प्रेशर हो। सही बात है, गरीबी है। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि इतनी सारी रिसोर्सेस उनको नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है। इतनी तो दिल्ली पहुंचने वाली है वहां। वी आर 53 टाइम्स मोर पॉपुलेटेड देन ऑस्ट्रेलिया। तो वो अपनी पॉपुलेशन को सारी रिसोर्सेज दे पाता है। हम उन सब के लिए केटर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन
हमारी अपनी कमियां हैं उस वजह से कि वो गरीब क्यों रहे, उसको शिक्षा क्यों ना अच्छी मिले। जो ये सवर्ण और दूसरे वर्ण के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ये क्यों हो? अगर किसी को सुविधा नहीं मिली है तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये भेदभाव क्यों? सेम खून है, सेम डीएनए है, सेम सब कुछ है, और हमने इतिहास में करके दिखाया है, भविष्य में क्यों नहीं कर सकते? तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम क्रिटिकली टॉकिंग टू यू बिकॉज क्रिटिक करने से ही उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे और कुछ सुनने वाले भी बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से जिस लेवल पर ज्ञानी ध्यानी बात कर रहे हैं उस बात को हम सपोर्ट करके एक और मूवमेंट शुरू करें कि देश को अब यूनाइट करके अच्छा बनाना है। True. और जब तक ये मूवमेंट नहीं बनता है ना तो कोई सरकार, कोई पुलिस या कोई और नहीं कर सकता। एक तरफ हमने दुश्मनों को रोकना है जो न केवल बॉर्डर से बाकी दूसरी तरीके से भी अंदर घुस रहे, दूसरी तरफ से हमने अपनी आम आवाम को, आम पॉपुलेशन को, आम सिटीजन्स को, नौजवानों को तैयार करना है। देश के लिए मत करो, मैं कहता हूं आप अपने भविष्य के लिए तैयारी करो। हर मोहल्ले से एक ओलंपियन तैयार करो, हर एक मोहल्ले से आप एक बिजनेसमैन तैयार करो। 10 घरों के 20 घरों के बीच में से एक नौजवान तो ऐसा निकल सकता है, वो कौन करेगा? एक लास्ट सेगमेंट जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, मिथ वर्सेस रियलिटी। बेसिकली बिगेस्ट मिथ जो हमारे भारत में इंडियंस बिलीव करते हैं या जिनको वो रियलिटी लगती या मिथ लगता। वॉर के बारे में सबसे बड़ा मिथ कि वॉर सब कुछ तहस नहस कर देगा। आर्मी के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। मेरे ख्याल से कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। आर्मी इज वेरी क्लियर, ओपन, और देश उनको समझता है। इसीलिए सेना देश का आखिरी हथियार भी है। जहां कोई ना चले, भारतीय सेना चलती है। नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मिथ। हम सिर्फ बाहर के दुश्मनों से डरते हैं, घर के दुश्मनों को देख नहीं पाते। ये तो हकीकत है, मिथ नहीं है। सॉरी, ये हकीकत बोली है मैंने। अगर आप मिथ देखें तो हम अंदर से सेफ है। ये बहुत बड़ा मिथ है, हम सेफ नहीं है। कब आपके पड़ोस में ब्लास्ट होगा पता नहीं चलेगा। टेररिज्म को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी कि हम देश से टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तानी को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो इंडियंस को है। कुत्ते की पूंछ है। इंडियंस जो पाकिस्तानी के बारे में सोचते हैं और जो हकीकत भी है। कभी तो सुधरेगा। चाइना को लेके हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक नागरिक होने के नाते जो सबसे बड़ा इशू मैं फेस कर रही हूँ या हमारे व्यूअर्स भी फेस कर रहे हैं वो ये है कि पेट्रोल और डीजल, अब हम जितनी बार उस फ्यूल को जितनी बार लेने जाते उतनी बार अब दुख होना शुरू हो गया है और वो ब्रंट फील हो रहा है। जी बिल्कुल सही है। दुख की बात यह है कि भारत के अंदर तेल पैदा नहीं होता। हमारा मेजॉरिटी तेल मिडिल ईस्ट से आता है, ईरान से आता था। हाँ। कुछ हमने अभी वेनेजुएला और जगहों से लेना शुरू किया है। वेनेजुएला भी अभी यूएस के कंट्रोल में चला गया है। और मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। इसकी वजह से और सऊदी अरेबिया ने अभी डिक्लेयर किया है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ और इनके जो प्रॉक्सीज हैं इनके खिलाफ लड़ेंगे। उसकी वजह से जो ये बाबेल मंडेब है ये भी बंद हो सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ये युद्ध हार चुके हैं। अब बाबेल मंडेब के बारे में कुछ ज्योग्राफिकली बताना चाहेंगे? जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि गल्फ खाड़ी के जितने भी देश हैं उन सब का तेल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके ईस्ट में आता है, चाइना को जाता है, जापान को जाता है, भारत को आता है, पूरे एशिया को जाता है। तकरीबन 20% 22% तेल और फर्टिलाइजर और गैस सब यहाँ से निकलता है। हमारा मेजॉरिटी सब वहीं से आता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया के वेस्ट के अंदर जो ये बाबेल मंडेब की खाड़ी है यहाँ से भी तकरीबन 12 से 15% तेल निकलता है। और इसका जो मुंह है वो यमन के पास में, और यमन में हुतीज का कंट्रोल है। तो ये हुतीज जब चाहें यहाँ पे इंटरप्शन पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तेल आ रहा है यहाँ से वो बंद हो सकता है। और अगर ये बंद हो जाता है तब आप देखिए दोनों तरफ से
अगर तेल बंद हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंडेब से, तो तकरीबन 40% तेल यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकता है और आपको आने वाले समय में आप और मैं और भी ज़्यादा पेट्रोल का, डीजल का पेमेंट करेंगे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझे इस बात को समझे कि वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते। ये वेनेजुएला नहीं है, ये इराक नहीं है, ये ईरान है जो पिछले 50 साल से तैयारी कर रहा है। जितना ऊपर है ये देश उतना ही नीचे भी है जमीन के। इनके ड्रोन्स ने, इनकी मिसाइल ने बैंड बजा रखा है इनका। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जब तक ये कहना बंद ना करे कि जी मैं इसको तो ओल्ड स्टोन एज में ले जाऊंगा, इतना बर्बादी कर दूंगा, इतना मारूंगा इनको, ये सब करने से सुलह नहीं होगी, शांति नहीं आ सकती। और शांति लाने के लिए जरूरी है कि बैठ करके बात की जाए। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया था, दोनों पार्टीज ने साइन किया था। उसके लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान ने मिल करके मैनेज करना था। बाब एल मंडेब और उसकी तरफ से ये पेट्रोल का आना जाना जारी रहना था। लेकिन इससे पहले कि ये मेमोरेंडम साइन हो, अप्लाई हो, इन्होंने फिर वॉर शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को ब्लेम किया, ईरान ने उनको कहा, और इस तरह से लड़ाई फिर शुरू हो गया। अब चूंकि सऊदी अरेबिया भी आ गया है और इजराइल बीच में शामिल है, सारे प्रॉक्सी शामिल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध इतनी जल्दी थमेगा। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप और इनके देश में आने वाले इलेक्शंस की वजह से वो चाहेंगे कि युद्ध थमे, लेकिन जितना ज्यादा युद्ध लंबा जाएगा ईरान को उतना ही ज्यादा फायदा होगा और उतना ही नुकसान अमेरिका को होगा, उसके रिकॉग्निशन को होगा, उसके डोमिनेंस को होगा, और ऑफ कोर्स इकोनॉमी को तो नुकसान हो ही रहा है। मैं ये सब समझता हूँ कि इंसानियत को बचाने के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि शांति ही एक इलाज है। टेबल पर बैठ करके बात करना ही एक चारा है, युद्ध से शांति नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके जो इंसाइट्स थे वो बहुत ही आई ओपनिंग इंसाइट्स हैं, और व्हेन इट कम्स फ्रॉम समवन लाइक यू, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को और हमारे ऑडियंस को जो भी सवाल आ रहे हैं वो आपसे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो नागरिक जो अपने आँख खोल के बैठे हैं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप उनका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ज़रूर ज़रूर, और हम भी रिप्लाई करेंगे। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने खुले दिल से अगर हम सब भारतीय आपस में बात करने लगेंगे तो अवश्य ही भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। जी। हम हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।